गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्म के विघटन के संबंधित जर्नल प्रविष्टि किस प्रकार से करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने छोटे छोटे 2-3 प्रश्न को दिखाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला, उसमें एक फर्म जिसके अ और ब 2 साझेदार हैं, उनके विघटन के समय आपको उन्होंने फर्म का विघटन करने का निर्णय लिया है और उस समय आपको क्या प्रविष्टियां करना है उसके बारे में सूचनाएं दी है। एक एक सूचना दी है। विघटन व्यय की राशि 500 रुपया। दूसरे नंबर पे है एक अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली राशि 2000 रुपया। तीसरी सूचना है 3000 रुपये नगद लेनदारों को चुकाए। चौथे नंबर की सूचना है स्कंध 2000 रुपये, इसे हमने स्थानांतरित किया है वसूली खाते में। सेंटेंस अधूरा है, तो 2000 रुपये का स्कंध वसूली खाते में हस्तांतरित या तो स्थानांतरित किया गया। पांचवें नंबर की सूचना है वसूली खाते का लाभ 4000 रुपया और ब में 3:1 में वितरित करना है। इन सूचनाओं के लिए आपको क्या प्रविष्टि देना है उस पर अभी ध्यान देंगे। तो सबसे पहली सूचना है विघटन व्यय की राशि 500 रुपया। जब विघटन व्यय चुकाते हैं, अर्थात फर्म का हम समापन कर रहे हैं, तो समापन करते समय कुछ व्यय आपको चुकाने पड़ते हैं, अर्थात संपत्तियों को हमें वसूलना पड़ता है, उसकी अमाउंट प्राप्त करनी पड़ती है, दायित्वों को चुकाना पड़ता है। तो उस समय हमें ये कार्य करने के लिए कुछ व्यय हमारे द्वारा होते हैं। तो उन व्ययों को चुकाते समय जो प्रविष्टि होती है, तो विघटन की स्थिति में वसूली खाता पहले बनता है और ये जो व्यय की राशि जो है वह वसूली खाते के डेबिट में ही दिखाई जाती है। इसलिए वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से करके विघटन व्यय के लिए प्रविष्टि होती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वसूली खाते को ही रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रविष्टि विघटन व्यय के समय होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। फिर सेकंड नंबर है एक अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली की राशि 2000 रुपया। अप्रविष्ट संपत्ति मतलब कि जिसका चिट्ठे में उल्लेख नहीं था। फर्म के विघटन के समय जिस संपत्ति का वर्णन चिट्ठे में नहीं रहता उसको अप्रविष्ट संपत्ति कहते हैं। फिर भी अप्रविष्ट संपत्ति से अगर कोई रोकड़ मिलती है, रकम वसूल होती है, तो उसके लिए आपको प्रविष्टि करनी पड़ती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कि रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। इस प्रकार की प्रविष्टि आपको उस समय करनी पड़ती है। कोई भी संपत्ति से रकम अगर प्राप्त होगी तो रोकड़ खाता डेबिट होगा वसूली खाते से। तीसरे नंबर की सूचना है 3000 रुपये नगद लेनदारों को चुकाए। अगर आप लेनदारों को रकम चुकाते हो, मतलब कि दायित्वों का भुगतान करते हैं, तो दायित्व के भुगतान के समय आपके पास से रकम जाती है और वसूली में ये पहले से स्थानांतरित हो चुका है दायित्व, और इसीलिए दायित्व चुकाते समय प्रविष्टि करनी पड़ती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। फिर उसके बाद चौथे नंबर का व्यवहार दिया है स्कंध 2000 रुपये आपने वसूली खाते में स्थानांतरित किया। सेंटेंस को पूर्ण करना है। स्कंध 2000 रुपया वसूली खाते में हस्तांतरित किया करके सेंटेंस है। तो उसके लिए प्रविष्टि होगी वसूली खाता डेबिट स्कंध खाते से। कोई भी संपत्तियां हम शुरुआत में ही चिट्ठे में जो भी संपत्तियां दी है संपत्ति पक्ष में, तो उसमें से बैंक या रोकड़ को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियों को हम वसूली खाते में स्थानांतरित करते हैं और उसके लिए प्रविष्टि करते हैं वसूली खाता डेबिट संपत्तियों के खाते से। और इसीलिए यहाँ पे स्कंध के बारे में जो सूचना है, स्कंध 2000 रुपये का आपने वसूली खाते में स्थानांतरित किया है, तो उसके लिए प्रविष्टि होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, मतलब कि वसूली खाता डेबिट स्कंद खाते से। और पांचवें नंबर का व्यवहार दिया है वसूली खाते का लाभ 4000 रुपया और ब में 3:1 में वितरित करना है। वसूली खाते का लाभ हुआ करके बताया गया है इन्होंने। तो जब भी वसूली खाते का लाभ अगर होगा तो साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट में आएगा, और इसीलिए आपको प्रविष्टि करनी है वसूली खाता डेबिट और दोनों साझेदारों के पूंजी खाते से। जितने भी साझेदार वहां पे दिखते हैं उन सभी साझेदारों के पूंजी खाते से करके लिखना पड़ता है, और इसीलिए पांचवें नंबर की प्रविष्टि हो चुकी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे, प्रॉफिट वगैरह शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, या तो वसूली खाता डेबिट ए के पूंजी खाते से बी के पूंजी खाते से। 4000 रुपये का लाभ उन्होंने दिखाया है, तो 4000 रुपये का लाभ अगर आप 3:1 में वितरित करते हो तो 4000 गुना 3/4 और 1/4 का विभाजन करोगे, तो 4000 का 3/4 मतलब कि 3000 ए के पूंजी खाते के क्रेडिट में दिखेगा और बी के पूंजी खाते के क्रेडिट में 4000 का 1/4 मतलब कि 1000 रुपया दिखेगा। तो इस प्रकार के ये 5 व्यवहारों की 5 प्रविष्टियां करोगे। सभी व्यवहारों के लिए स्पष्टीकरण लिखना अनिवार्य है और
स्पष्टीकरण के साथ ही आपको ये प्रविष्टियां करनी है। तो इस प्रकार का ये पहला प्रश्न हुआ। अभी उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे में जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में बताया गया है कि एक फर्म के विघटन के निम्नलिखित सूचनाओं से पंजी में लेखा कीजिए, मतलब कि पंजी प्रविष्टियां बनाइए। तो इसी टाइप सा ये प्रश्न है छोटा सा। तो इसमें बताया गया है कि एक अलिखित संपत्ति से वसूली हुआ। तो अलिखित संपत्ति मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट करके जिसको बोला जाता है। तो ये भी इसका भी उल्लेख पुराने चिट्ठे में नहीं था। चिट्ठा जो विघटन के समय दिया हुआ चिट्ठा था उसमें संपत्ति का उल्लेख नहीं था, फिर भी रकम वसूल हुई है। तो उस समय प्रविष्टि आपको करनी है रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। अप्रविष्ट संपत्ति से रकम वसूल होने के लिए प्रविष्टि रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर का सेंटेंस है वसूली के व्यय 700 रुपया। पहले भी व्यवहार में गया था, पहले भी प्रश्न में। तो वसूली व्यय अगर होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो दूसरे नंबर के व्यवहार के लिए प्रविष्टि है वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, वसूली व्यय का भुगतान करने के लिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का व्यवहार यहाँ पे दिया हुआ है। लेनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है, जो उसको आपने 27,000 रुपये का भुगतान किया। लेनदारों को रकम चुका रहे हो, लेनदार पहले से स्थानांतरित हो चुका है वसूली खाते में, और इसी कारण से वही जो भी लेनदार को आप रकम चुकाओगे उसके लिए रोकड़ आपके पास से जाएगी। प्रविष्टि होगी वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। तीसरे नंबर के व्यवहार की प्रविष्टि लेनदारों को रकम चुकाने के लिए वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस प्रकार की तीसरे नंबर की प्रविष्टि करोगे। चौथे नंबर का व्यवहार दिया है 1100 रुपये का रहतिया जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है, बी ने ले लिया। यदि कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो उस साझेदार का पूंजी खाता हमें डेबिट करना पड़ता है, और जो भी संपत्ति है वो तो पहले से वसूली खाते में स्थानांतरित हो चुकी होती है, इसलिए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट करोगे, संपत्ति खाते से इस टाइप की प्रविष्टि करोगे। तो चौथे नंबर के व्यवहार के लिए प्रविष्टि होगी बी का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। बी द्वारा संपत्ति लेने हेतु या तो स्टॉक बी द्वारा लेने हेतु, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस टाइप से चौथे व्यवहार की प्रविष्टि। पांचवें नंबर का व्यवहार दिया हुआ है वसूली खाते का लाभ 6,000 रुपये हुआ है, बी और एन ने 7:5 के अनुपात में बांटी है। दो साझेदार है यहाँ पे बी और एन, तो इनमें आपको 6,000 रुपये का लाभ विभाजित करना है। तो जब भी लाभ विभाजित होता है तो साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट में लिखना पड़ता है, और इसलिए वसूली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, सभी साझेदारों के पूंजी खाते से करके आपको लिखना है, और 6,000 को 7:5 में वितरित कर देना है। 7 और 5 मतलब कि 12 होता है। 6,000 का 7/5 और 5/12 ये बी और एन के हिस्से में आएगा। तो प्रविष्टि करेंगे वसूली खाता डेबिट बी के पूंजी खाते से एन के पूंजी खाते से। 6,000 का 7/12 मतलब कि 3,500, और 6,000 का ही 5/12 मतलब कि 2,500। इस प्रकार से रकम दिखेगी। तो प्रविष्टि हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट टू यंस कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये लाभ वितरित करने के लिए प्रविष्टि हो गई। तो ये 5 व्यवहारों के लिए 5 प्रविष्टि हो गई। प्रत्येक जर्नल में प्रविष्टियां करते समय स्पष्टीकरण लिखना अनिवार्य होता है। स्पष्टीकरण नहीं लिखोगे तो अंक काटे जाएंगे। तो इस प्रकार का ये सेकंड नंबर का क्रियात्मक प्रश्न। अभी तीसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे नंबर में या तो दूसरा बी करके नंबर है। तो निम्नलिखित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। 5 व्यवहार दिए हैं। बैंक ऋण का भुगतान किया करके पहला व्यवहार है। बैंक ऋण मतलब कि दायित्व है, दायित्व का भुगतान आपने किया है। जो भी दायित्व का भुगतान करोगे तो सबसे पहले तो दायित्व को अंतरित कर लिया गया रहता है। जो भी चिट्ठे में आपके पास संपत्तियां है, दायित्व है, उनको वसूली खाते में स्थानांतरित किया जाता है। संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए वसूली खाता डेबिट और संपत्तियों के खाते से करके लिखा जाता है। दायित्व में जो भी बाहरी दायित्व है उनको स्थानांतरित किया जाता है। आंतरिक दायित्व में पूंजी आदि को स्थानांतरित नहीं किया जाता। बाहरी दायित्व में लेनदार है, बैंक अधिविकर्ष है, बैंक ऋण है। तो इस प्रकार के जो दायित्व होते हैं उनको वसूली खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और उसे स्थानांतरित करने के लिए दायित्व उनके खाते डेबिट वसूली खाते से करके पहली प्रविष्टि स्थानांतरण की होती है। अभी यहाँ पे जो भी बैंक ऋण का भुगतान आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या है कि ये बैंक ऋण पहले से स्थानांतरित हो चुका है वसूली खाते में, और उसका आप भुगतान अभी कर रहे हो, और इसलिए प्रविष्टि आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, रोकड़ या तो बैंक। इन 2 शब्दों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और इसीलिए यहाँ पे आपकी प्रविष्टि वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से या तो वसूली खाता डेबिट बैंक खाते से, ऐसे आप लिखोगे। तो ये हो गया पहला व्यवहार।
दूसरा नंबर का व्यवहार है 6,000 रुपया मूल्य का स्टॉक साझेदार दिव्यांश ने ले लिया। कोई भी संपत्ति अगर साझेदार ले लेता है तो उस समय साझेदार का पूंजी खाता डेबिट हो जाता है और वसूली खाते से करके लिखना पड़ता है। संपत्ति का नाम नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, क्योंकि संपत्ति पहले से वसूली खाते में अंतरित या तो स्थानांतरित हो चुकी है और इसी कारण से प्रविष्टि आप लिखोगे दिव्यांश का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे वसूली खाते से, अर्थात दिव्यांश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दिव्यांश का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। ये आपका दूसरे नंबर के व्यवहार के लिए प्रविष्टि होगी। तीसरे नंबर का व्यवहार दिया है साझेदार दिव्यांश ने वसूली के व्यय चुकाए। अभी वसूली के व्यय जो होते हैं वह साझेदार भी चुका सकता है। यदि कोई साझेदार वसूली के व्यय चुकाता है तो उस समय आपकी प्रविष्टि होगी वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से, और इसलिए किसी साझेदार के द्वारा व्यय चुकाए जाते हैं तो तीसरे नंबर के व्यवहार के लिए प्रविष्टि करोगे वसूली खाता डेबिट दिव्यांश के पूंजी खाते से, या तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिव्यांश कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार की यह तीसरे नंबर के व्यवहार की प्रविष्टि हो गई। उसके बाद चौथे नंबर का व्यवहार दिया है पुस्तकों में पूर्ण अपलिखित कर दी गई संपत्ति से 200 रुपया प्राप्त हुए। ये पूर्ण मतलब कि यहाँ पे गलत शब्द है, पूर्व अपलिखित। पूर्व अपलिखित आप डूबत ऋण के बारे में जानते ही हो। पूर्व अपलिखित करना मतलब कि आप डूबत ऋण के लिए रकम पहले से अपलिखित करते हो, पहले से एक अनुमान लगा लेते हो कि इतनी रकम आपको प्राप्त नहीं होगी, ऐसे आपने अनुमान लगा लिया है और देनदार में से उस रकम को घटाकर भी दिखाते हो। परंतु क्या हुआ है कि वही जो रकम है वह कभी कभी प्राप्त भी हो जाती है। तो ऐसे ये चौथे नंबर की सूचना है। आपने पहले से कुछ अपलिखित कर दी थी संपत्ति, मतलब कि उस संपत्ति से कोई भी रकम प्राप्त नहीं होगी, ऐसे आपने एक अपेक्षा करी थी। फिर भी क्या हुआ है कि उस संपत्ति से आपको रकम मिल चुकी है आपके फर्म के विघटन के समय। तो रकम तो मिल चुकी है, इसलिए प्रविष्टि में क्या लिखोगे चौथे नंबर के व्यवहार के लिए रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। तो चौथे नंबर के व्यवहार की प्रविष्टि आपको करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश के जगह पे बैंक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रोकड़ खाता या बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से। इस प्रकार के ये चौथे नंबर की प्रविष्टि है। पहले से अपलिखित की गई संपत्ति से ही भी रकम प्राप्त होने हेतु करके स्पष्टीकरण लिख लोगे। तो इस प्रकार का यह चौथे नंबर के व्यवहार के लिए प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद पांचवें नंबर का व्यवहार है वसूली की हानि 14,000 रुपया साझेदार दिव्यांश एवं शांतनु में 5:2 में वितरित करनी है। तो अभी यहाँ पे वसूली की हानि करके क्लियर शब्द दिया है। हानि अगर होती है तो साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट में आएंगे और वसूली खाता क्रेडिट में दिखेगा। और 14,000 रुपये का विभाजन आपको करनी है। वसूली पर हानि करके बोला गया है, मतलब कि साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, और इसीलिए प्रविष्टि आपको करनी है दिव्यांश का पूंजी खाता डेबिट, शांतनु का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। और 14,000 रुपये का वितरण करोगे 5:2 करके बोला गया है। 5 और 2 का योग होता है 7, मतलब कि दिव्यांश के हिस्से में आएगा 14,000 गुना 5/7 और शांतनु के हिस्से में आएगा 14,000 गुना 2/7। तो जो भी रकम निकलेगी उसी को आप प्रविष्टि में लिखेंगे। तो प्रविष्टि रहेगी दिव्यांश का पूंजी खाता डेबिट, शांतनु का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। तो वसूली पर हानि अगर होती है तो सभी साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट में दिखेंगे और वसूली खाता क्रेडिट में दिखेगा। दिव्यांश कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांतनुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखोगे। 14,000 का ही आपने यहाँ पे विभाजन किया है 5/7 एवं 2/7 के हिस्से में, इसलिए दिव्यांश का कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता डेबिट हो चुका है 10,000 रुपये से। शांतनु का पूंजी खाता डेबिट हो चुका है 4,000 रुपये से। 14,000 का 5/7 और 14,000 का 2/7। तो इस प्रकार से हानि अगर होती है तो प्रविष्टि होती है सभी साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट वसूली खाते से। तो इस प्रकार के ये प्रश्न है। 3 प्रश्न आपने यहाँ पे समझे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रविष्ट प्रश्न है इसे समझने के लिए आपको वसूली पर की जाने वाली प्रविष्टियों का ठीक से अध्ययन करना है और वसूली खाता बनाते समय जो भी प्रविष्टियां की जाती है उसका अगर आप अध्ययन करोगे तो आगे वसूली खाता आराम से बनेगा और साथ में जो भी पूंजी खाता है, रोकड़ खाता या बैंक खाता है उसका भी अच्छी तरह से अध्ययन हो पाएगा। तो सभी प्रविष्टियों पर ठीक से ध्यान देना है और वसूली खाता बनाते समय
कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है, या तो फर्म के विघटन के समय क्या क्या प्रविष्टियां होती है, उसे आपको ठीक ढंग से समझना है, उसका व्यवस्थित रीति से अध्ययन करना है।